हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 3 का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भारत की आज़ादी थी उसकी कहानी सिर्फ दिल्ली या मुंबई की सड़कों पर ही नहीं लिखी हुई थी। ये कहानी लिखी गई थी जंगलों के भीतर, खेत खलिहानों में, जहां आदिवासी और किसान अंग्रेजी शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ डटकर खड़े हुए। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1850 से 1947 के उस सफर पर जहां खून पसीने से जन्मा हरा आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की नींव बना। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म सब्जेक्ट के पहले सेमेस्टर की एक यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 13 के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में। इससे पहले की यूनिट में हमने चैप्टर यूनिट नंबर 4 के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखे थे। तो आज हम आपका यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हम जनजातीय और किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम आपके एक छोटे से परिचय से करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम समझते हैं औपनिवेशिक भारत में जनजातीय और किसान समुदाय ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े शिकार बने। अंग्रेजों ने जमीन, जंगल और कर व्यवस्था की नीतियों से उनकी जो पीढ़ियां थी उनको पुरानी आजीविका छीन ली थी। तो औपनिवेशिक भारत में जनजातीय और किसान समुदाय शोषण के मुख्य शिकार बने। भूमि, वन, कर और जमींदारों की नीतियों ने इन्हें विद्रोह करने पर मजबूर किया। वन अधिनियम के तहत जंगलों पर उनका अधिकार खत्म हुआ, भारी कर लगाए गए और जमींदारों के जरिए जो किसान थे उनसे जबरन वसूली होने लगी। इन आंदोलन ने भारत में ग्रामीण असंतोष को स्वर दिया। तो जो ये सभी नीतियां थी, इनसे उनके दिल में गुस्सा और आक्रोश भर गया, जिससे कि ये गुस्सा आंदोलन बनकर उभरा और इन आंदोलनों ने ग्रामीण भारत की जो आवाज थी उसको एकजुट किया। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन की चिंगारी तब भड़की जब उनके जीवन पर 3 बड़े हमले हुए, जिसके मुख्य कारण में सबसे पहला आता है वन कानून। आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका पर रोक लगा दी गई। तो जिससे जो वन कानून था उससे आदिवासियों की जो पारंपरिक रोजी रोटी थी उस पर रोक लगा दी गई थी। जमीन पर हक छीनना, बेगारी और जबरन श्रम, जमीन से बेदखली और जबरन मजदूरी की गई। उन्हें उनकी अपनी जमीन से हटाकर बंधुआ मजदूर बना दिया गया। मिशनरी और प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक हस्तक्षेप। तो जो मिशनरी और अंग्रेजी प्रशासन था उन्होंने उनके धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति में दखल देना भी शुरू कर दिया था। तो यही थे जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण, जिन कारणों से जनजातीय आंदोलन की चिंगारी भड़की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन। तो अब हम कुछ जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनको समझ लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है भील आंदोलन, जो कि राजस्थान, मध्य भारत के में हुआ था। ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ हुआ था। तो जो हमारा भील आंदोलन था ये अंग्रेजी शासन और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। दूसरा जो हमारा आंदोलन आता है वो हमारा आता है संथाल विद्रोह, जो कि हमारा 1855 से 1856 तक चला, झारखंड बंगाल सीमा पर दीकू के खिलाफ। तो जो सिद्धू और कानू के नेतृत्व में ये आंदोलन, ये विद्रोह हुआ था, जो कि बाहरी लोगों और अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष था और सिंधु कानू ने इसका नेतृत्व किया। थर्ड जो हमारा विद्रोह आता है वो हमारा मुंडा आंदोलन आता है, जो कि हमारा 1899 से 1900 तक चला। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ और धर्म और भूमि ये दोनों के लिए ही था। फोर्थ जो हमारा आंदोलन है वो हमारा कोंड और खोंड आंदोलन आया, जो कि उड़ीसा में हुआ। ये आपका वन अधिकार और कर व्यवस्था के विरोध में किया गया। तो ये जो आंदोलन थे ये सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के जुनून से जुड़े गए थे।
तो यही जो ये थे हमारे कुछ प्रमुख आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। अब इन जो जनजातीय आंदोलन थे इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं क्या रहे। तो कभी ये आंदोलन पूरी तरह हिंसक होते, तो कभी हिंसक रूप ले लेते थे। इनमें धार्मिक नेतृत्व की अहम भूमिका थी और पारंपरिक न्याय व्यवस्था की मांग बार बार उठाई जाती थी। तो धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व ये इसकी विशेषता थी। ब्रिटिश प्रशासन, साहूकार, मिशनरी और जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन होते थे। आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक अस्मिता की इसमें रक्षा होती थी। और साथ ही जो कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट संगठन है उन्होंने भी इन्हें समर्थन दिया था। तो यही थी हमारे जनजातीय आंदोलन की कुछ विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है किसान आंदोलन। तो सबसे पहले हम किसान आंदोलन जो है, तो इसमें हम किसानों के संघर्ष पर आएंगे, जो कि ब्रिटिश नीतियों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। भारी कर लगाकर, लगान लगाकर, जमींदारों और महाजनों का शोषण करके, फसलों के कम दाम देकर। तो ये सभी कारण थे जिन कारणों से जो किसान आंदोलन है वो उभरा। भारी कर और लगान, जमींदारों, महाजन और बिचौलियों का शोषण, कृषि उत्पाद के कम दाम। तो यही सभी कारण थे हमारे किसान आंदोलन के। अब हम कुछ प्रमुख किसान आंदोलन भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो प्रमुख किसान आंदोलन आता है वो हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि हमारा 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध में। तो जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था ये हमारा 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और ये गांधी जी का पहला आंदोलन भी था, और ये नील की खेती के खिलाफ किया गया सत्याग्रह था। सेकंड जो हमारा आंदोलन आता है वो हमारा खेड़ा आंदोलन आता है, जो कि हमारा 1918 में हुआ था। तो फसल खराब होने पर कर माफी की मांग इसमें की गई थी इस आंदोलन में। थर्ड जो आंदोलन आया वो एकरोट आंदोलन आया, ये आपका यूपी में हुआ। ये हमारा भारी लगान के खिलाफ किया गया था। फोर्थ जो हमारा आंदोलन आया वो हमारा बारडोली सत्याग्रह है, जो कि 1928 में हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। फिफ्थ जो हमारा आता है वो हमारा तेभागा आंदोलन आता है, जो कि 1946 से 1947 तक चला, और ये बंगाल में हुआ था। तो बटाईदारों को 2/3 हिस्से दिलाने की मांग इस बारडोली सत्याग्रह में की गई, जो कि नेक्स्ट जो हमारा विद्रोह है वो हमारा मोपला विद्रोह है, जो कि हमारा 1921 में हुआ था, और ये हमारा मालाबार में हुआ था। इसमें मुस्लिम किसानों का जमींदारों के खिलाफ हिंसक विद्रोह था। तो यही सभी थे हमारे कुछ प्रमुख किसान आंदोलन भी। इसके बाद तो जो आपके ये आंदोलन थे इन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व इनके में एक साथ आया, और किसानों की आवाज ब्रिटिश संसद तक गूंज उठी। तो अब हम इन आंदोलन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि किन क्या क्या इन किसान आंदोलन की विशेषताएं थी। विशेषताएं में हम सबसे पहले देखेंगे कभी अहिंसक तो कभी हिंसक रूप, स्थानीय नेतृत्व और पारंपरिक न्याय की मांग, कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट संगठनों की भूमिका। तो ये सभी हमारे किसान आंदोलनों की विशेषताएं थी। तो इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक सारांश आता है। तो हम एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं पूरे चैप्टर का। सारांश में हम देखेंगे जनजातीय और किसान आंदोलन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश थे। तो जो ये आंदोलन थे, जनजातीय और किसान आंदोलन, वे सिर्फ ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ ही नहीं थे, ये भारत के सामाजिक संघर्ष को पहचान और ताकत देने वाले आंदोलन भी थे। इन आंदोलनों ने भारत के सामाजिक संघर्षों को पहचान और शक्ति दी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं थी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई भी इसमें थी। ये आंदोलन स्वतंत्र संग्राम के सामाजिक आधार भी बने। तो यही सब वजह थी कि जंगलों से लेकर खेतों तक गूंजती है वो आवाज़, जो आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में जीवित है। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है यूनिट नंबर 5 का वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 5 का ही चैप्टर नंबर 14 आता है। तो इसमें हम आपका बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 में कि भारत के इतिहास के उन दो मजबूत स्तंभों की, एक वो जिन्होंने अपने पसीनों और मेहनत से देश की नींव को खड़ा किया, और दूसरे हमारे श्रमिक, और दूसरे वे जिन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपने हक की आवाज़ बुलंद की, हमारी महिलाएं। तो ये कहानी सिर्फ आंदोलनों की नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और सम्मान की लड़ाई की गई है इसमें। तो आइए चलते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के सदी के उस दौर में, जहां आज़ादी के संघर्ष के साथ साथ जो समाज है उसमें भी क्रांति की लहर उठ रही थी। तो यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 14 में हम बात करेंगे श्रमिक और महिला आंदोलन की। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करेंगे वो हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय में देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ
सामाजिक आर्थिक आंदोलनों का भी विकास हुआ। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था वो सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई तक सीमित ही नहीं था, इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी बड़े आंदोलन चल रहे थे। श्रमिकों और महिलाओं ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया। श्रमिक और जो महिलाएं थे उन्होंने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए डटकर संघर्ष किया, और ये आंदोलन सिर्फ अपने हितों के लिए नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रख रहे थे जहां सामाजिक न्याय और समानता हर किसी का अधिकार हो। तो ये आंदोलन सामाजिक न्याय और समता के लिए नींव का कार्य करते थे। तो जो पुराने कारखानों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी, फैक्ट्री में काम करते मजदूर थे और महिलाओं की ऐतिहासिक रैलियों के दृश्य थे, ये सभी हमारे जो परिचय है इसमें शामिल किए जाते हैं। इसी के साथ ये हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है श्रमिक आंदोलन। तो जो हमारा श्रमिक आंदोलन था उसके हमारे जो पहला चरण आता है वो हमारा पहला चरण चलता है 1875 से 1920 तक। तो सबसे पहले हम आपका श्रमिक आंदोलन का पहला चरण देख लेते हैं, जिसमें शुरुआती श्रमिक आंदोलन स्वस्थ कार्य स्थितियों और वेतन की मांग को लेकर हुआ था। तो जो 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की जो शुरुआत थी उसमें भारत में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा था, मशीनें चल रही थी, कारखाने बन रहे थे, लेकिन इन कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी हालत बेहद बदतर होती जा रही थी। ना सही मजदूरी, ना अच्छे काम की हालत, और ऊपर से लंबे लंबे घंटों का काम उनसे कराया जाता था। तो इसी बीच 1875 में बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन नाम का एक भारत का पहला श्रमिक संगठन बना, और यह था मजदूरों की आवाज को संगठित करने की पहली कोशिश। कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया, लेकिन मजदूरों की स्थिति में मामूली सुधार किया गया। तो 1881 और 1891 में कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट आए, जिन्होंने बच्चों के काम करने के घंटे घटाए और बाल श्रम पर भी रोक लगाई, लेकिन सच कहते मजदूरों की स्थिति में ये सुधार बहुत ही मामूली था। तो इसकी कुछ प्रमुख पहल देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है 1875 का बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन। ये भारत का पहला श्रमिक संगठन था। कारखाना अधिनियम 1881 1891, इसमें काम के घंटे तय किए गए और बच्चों के श्रम पर रोक लगाई गई। तो यही थे हमारा जो श्रमिक आंदोलन का पहला चरण था वो हमारा यही था। इसके बाद जो हमारा श्रमिक आंदोलन का दूसरा चरण आता है वो हमारा 1920 से 1947 तक चला। तो अब हम आते हैं 1920 के बाद के दौर में। देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, और इसी से प्रेरणा लेकर मजदूर भी औद्योगिक पूंजीपतियों और ब्रिटिश शासन दोनों के खिलाफ आवाज उठाने लगी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से इसे प्रेरणा मिली थी। मजदूरों ने औद्योगिक पूंजीपतियों और ब्रिटिश शासन दोनों के खिलाफ आवाज उठाई। तो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना हुई। तो यह मजदूरों की संघर्ष को देश भर में जोड़ने वाला सबसे बड़ा मंच बन गया। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी, और इसी दौर में आपके कई बड़े हड़ताल हुई, जैसे कि कुछ आंदोलन हुए, जैसे कि टाटा स्ट्राइक हो गई, आसनसोल हो गई, कानपुर टेक्सटाइल हो गई, बॉम्बे टेक्सटाइल हो गई। ये सभी हड़ताल हो गई 1928 में हुई थी। और हाँ, इस समय कम्युनिस्ट विचारधारा का जो प्रभाव था वो भी मजदूर आंदोलनों में गहराने लगा था। तो कम्युनिस्ट विचारधारा का भी प्रभाव इस समय बढ़ा। तो ये था श्रमिक आंदोलन का दूसरा चरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा महिला आंदोलन को लेकर आता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश काल में महिलाएं। तो जो ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति थी उसको हम पहले देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं महिलाओं की कहानी की ओर, जिसमें ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में महिलाओं की स्थिति समाज में काफी पिछड़ी हुई थी। महिलाओं की स्थिति पारंपरिक समाज में पिछड़ी हुई थी। सामाजिक सुधार आंदोलन ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती जैसे कुप्रथाओं को चुनौती दी। तो प्रथा प्रथा, बाल विवाह और जो सती जैसी कुप्रथा थी, उन्होंने जीवन को बंधनों में जकड़ रखा था। शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री अधिकारों की बातें शुरू हुई, लेकिन जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उन्होंने इन परंपराओं को चुनौती दे दिया। और जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई जैसे जो सुधारक थे, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई, और महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री अधिकारों की उन्होंने बात उठाई। तो यही वह दौर था जब महिलाएं धीरे धीरे अपने हक के लिए खड़ी होने लगी थी। तो ये था हमारा महिला ब्रिटिश काल में जो महिलाएं थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महिला आंदोलन और संगठन को लेकर। तो सबसे पहले हम आपका इसमें देखेंगे 1920 से 1940 का दशक।
जिसमें महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के साथ साथ समान अधिकारों के लिए भी आंदोलन किए। तो जो 1920 का दशक था उसमें महिला ने सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुई थी, बल्कि उन्होंने समान अधिकारों के लिए भी कई आंदोलन किए थे। जिसमें हम कुछ प्रमुख संगठन भी देख लेते हैं, जिसका हमारा सबसे पहला आता है भारत स्त्री महामंडल 1910। तो 1910 में जो भारत स्त्री महासभा है, और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये सभी इन सभी की स्थापना हुई। जो ये संगठन थे, इन्होंने शिक्षा, मतदान अधिकार, कानून में समानता, विवाह अधिकार जैसे जो मुद्दे थे उनको उठाया, और महिला सड़कों पर उतरी रैलियों की ओर। यह साबित कर दिया कि आज़ादी की जो लड़ाई है वो सिर्फ पुरुषों की ही नहीं है, बल्कि पूरे देशों की एक लड़ाई है। तो ये था हमारा महिला आंदोलन और संगठन। जो कि प्रमुख संगठन इसमें हमारे रहे भारत स्त्री महामंडल, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये सभी हमारे प्रमुख संगठन रहे। इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम सारांश में सबसे पहले देखेंगे, श्रमिक और महिला आंदोलन ने सामाजिक असमानता के खिलाफ चेतना जगाई। तो जो ये आंदोलन थे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को सामाजिक आधार और गहराई दी, और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को आज़ाद भारत में समाजवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी नींव रखी, और यह आंदोलन आज़ाद भारत में समाजवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव बने। तो ये सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं है, ये हमें आज भी याद दिलाती है कि न्याय, समानता और सम्मान कभी हमें मुफ्त में नहीं मिलते हैं। इन्हें पाने के लिए हमें हमेशा आवाज़ उठानी पड़ती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारे जो यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो हमारा आता है यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम बात करेंगे भारत एक ऐसा देश जहाँ सदियों से विविधता और संस्कृति की चमक रही है, लेकिन इसी धरती पर एक पुरानी सामाजिक व्यवस्था, जाति प्रणाली थी जिसने लोगों को जन्म के आधार पर बांट दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाजें उठी, और कैसे जाति विरोधी आंदोलन ने भारतीय समाज को बदलने की राह दिखाई। तो यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 15 में हम बात करेंगे जाति विरोधी आंदोलन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है और लास्ट यूनिट रहने वाली है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी हम आपका सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय में देखेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था कोई नई बात ही नहीं थी, यह आपकी एक प्राचीन सामाजिक संरचना थी। तो भारत में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संरचना रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान जाति को एक प्रशासनिक और राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया गया था। तो जो ब्रिटिश शासन का काल था, उसमें जो ये व्यवस्था थी उसको केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और राजनीतिक औजार की तरह भी इस्तेमाल किया गया था। इस समय कई सामाजिक सुधारक और आंदोलनकारी उठ खड़े हुए, जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जनगणना में जाति के आधार पर वर्गीकरण किया, जिससे कि जातीय भेदभाव और भी गहरा हो गया था। लेकिन इसी अंधकार में कुछ ऐसे समाज सुधारक और आंदोलनकारी भी सामने आए थे, जिन्होंने कि जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी, और यह संघर्ष आगे चलकर बड़े सामाजिक आंदोलनों में भी बदल गया था। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश युग में जाति का विकास। तो अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो जाति का विकास है वो ब्रिटिश युग में किस तरीके से हुआ। तो 1901 में अंग्रेजों ने पहली बार जातियों को आधिकारिक रूप से दर्ज करना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने जाति को पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए जनगणना कराए। 1901 की जाति जनगणना विशेष रूप से उल्लेखनीय। तो उन्होंने जाति को एक स्थायी और कठोर ढांचे के रूप में देखा, जबकि पहले यह व्यवस्था इतनी जमी हुई नहीं थी। जाति को उन्होंने एक स्थिर और कठोर संरचना के रूप में देखा, जबकि यह पहले लचीली थी। ब्रिटिश प्रशासन ने जाति को नौकरियां, शिक्षा और कानूनी पहचान से जोड़कर मजबूत किया। तो जो ब्रिटिश प्रशासन था उसने नौकरियों, शिक्षा और कानूनी पहचान में जाति को तोड़कर इसे और मजबूत कर दिया था, और इससे जो जाति व्यवस्था की पकड़ है वो समाज में और भी गहरी होती चली गई थी। तो यही था हमारा ब्रिटिश युग में जो जाति का विकास था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में। तो सबसे पहले हम आपका महात्मा ज्योतिबा फूले को देख लेते हैं। तो ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी है, जो कि 1827 से 1890 तक इनका जीवन काल रहा। तो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में, जिसका उद्देश्य शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा देना था। तो 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।
जिसमें शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा देना, उन्हें सामाजिक न्याय से मुक्त कराना था। तो उन्होंने शिक्षा को जाति उन्मूलन का हथियार बनाया। तो जो फूले जी थे, उनका मानना था कि शिक्षा ही जाति उन्मूलन का सबसे बड़ा हथियार है। उनका जो पूरा जीवन था, उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बराबरी और जातिवाद के अंत के लिए ही समर्पित कर दिया था। तो यही थे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गैर ब्राह्मण आंदोलन का। तो कुछ हमारे गैर ब्राह्मण आंदोलन भी है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो आंदोलन आता है वो हमारा आता है आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि हमारे दक्षिण भारत में चला था। तो दक्षिण भारत में पेरियार ईवी रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करी थी। इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो तमिलनाडु में करी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PREV रामास्वामी जी है। ब्राह्मणों के वर्चस्व, धार्मिक अंधविश्वास और जाति भेदभाव के खिलाफ यह आंदोलन था। तो जो ये आंदोलन था, ये सभी ब्राह्मणों के वर्चस्व और जातीय भेदभाव के खिलाफ था। पेरियार ने लोगों को सिखाया कि तर्क, विज्ञान, नासिकता और आत्मगौरव को बढ़ावा उन्होंने दिया। उनका संदेश साफ था कि जन्म से नहीं, कर्म और सोच से इंसान की पहचान होती है। तो यही था हमारा आत्मसम्मान आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई, पहला संगठित और गैर ब्राह्मण राजनीतिक दल। तो ये आपका सबसे पहला संगठित और गैर ब्राह्मण राजनीतिक दल था, और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग, और ब्राह्मणों के लिए जो प्रशासनिक वर्चस्व था उसको चुनौती इसमें दी गई। तो ये जो आंदोलन था, यह दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ी क्रांति भी साबित हुआ। तो यही था हमारा जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश काल के दौरान भारत में दलित आंदोलन। तो हमारे कुछ दलित आंदोलन भी हुए ब्रिटिश काल में। तो उन दलित आंदोलनों में हम सबसे पहले देखते हैं, तो दलितों के जब भी हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम आता है वो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उठकर आता है, जिनका जो जीवन काल था वो 1891 से 1956 तक चला। इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, दलित आंदोलन के सबसे बड़े नेता और विचारक। उन्होंने अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था के लिए संघर्ष किया। तो उनका जो जीवन था उसमें अपने जीवन में उन्होंने अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और जाति उत्पीड़न के लिए अनगिनत संघर्ष किए। 1930 के दशक में उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शिक्षा की मांग की। उसके साथ ही पूना समझौता आता है 1932 का, जिसके माध्यम से दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल न देकर आरक्षित सीटें दी गई थी। यही उनकी संघर्ष यात्रा का एक अहम मोड़ भी माना जाता है। तो यही थे हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो दलितों को लेकर आंदोलन था वो इसमें आ गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महात्मा गांधी का विचार। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे महात्मा गांधी जी है, जिनका जो जीवन काल रहा वो 1859 से 1948 तक रहा। तो गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया और उनके उत्थान के लिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। तो जो गांधी जी थे, उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दे दिया और उनके लिए एक सेवा संघ की भी स्थापना कर दी, जिससे कि उनका लक्ष्य यही था कि सामाजिक समरसता और आत्मशुद्धि हो सके। लेकिन जो दलित नेता थे, उन्होंने गांधी के दृष्टिकोण की आलोचना की, क्योंकि वह जाति उन्मूलन की बजाय सुधार की बात कर रहे थे। तो यही हमारे महात्मा गांधी जी के विचार थे। इसके बाद हम आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश शासन में जाति व्यवस्था को प्रशासनिक तौर पर मजबूत किया गया। फूले, पेरियार, अंबेडकर जैसे नेताओं ने जाति आधारित शोषण को भी चुनौती दी थी। साथ ही दलित और गैर ब्राह्मण आंदोलन ने भारत के सामाजिक परिवर्तन को गति दी। और जो आपके आंदोलन थे, इन्हीं आंदोलनों ने स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय, आरक्षण और समानता की नींव भी रखी। तो ये आपका सिर्फ इतिहास ही नहीं, यह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें हमें बराबरी और सम्मान की ओर बढ़ने की राह दिखाई। तो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा सारांश भी कंप्लीट होता है, जिसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 15 था यूनिट नंबर 5 का, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। जिसके साथ हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट होती है। और यूनिट नंबर 5 के साथ जो हमारे इस सब्जेक्ट का कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म सब्जेक्ट का जो सिलेबस था वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमारी टोटल 5 ही यूनिट थे, टोटल चैप्टर 15 चैप्टर थे, जो कि मैंने आपको सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये थी आपकी 5th यूनिट और कंप्लीट कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म सब्जेक्ट, जिसके इंपॉर्टेंट डिस्कस टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं।
तो अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए होगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोई अदर सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।